नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज है शनिवार और वक्त है आज की कहानी, यानी मैडम जी और आशीष की कहानी की। तो आज की कहानी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी का एंड में मैं उन लोगों का नाम ज़रूर रखूंगा जो हमारे पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट करके अपना नाम पता बताया था। ये एंड में मैं करूँगा। जो पिछली बार मैंने किया था, कुछ नाम छूट गए थे, उनका भी नाम मैं इस वीडियो में लूँगा। अब अंत तक आप बने रहिएगा, फिर मत कहिएगा कि हमने नाम बताया नहीं। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, आज का भाग है 26 मैडम जी और आशीष की। अब पिछले भाग में आपने देखा कि मैडम के घर में चोरी हो गई थी और चोरी का सीधा शक अब जो गया था ना नवीन के ऊपर में। नवीन जो थे तांत्रिक और मैडम जी का पुराना साथी थे, दोस्त थे। कभी वो बहुत प्यार करते थे वो मैडम जी से, लेकिन मैडम जी उनको पसंद नहीं करती थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे थे। जब भी उनको मौका मिलता था, मैडम जी के आगे खड़े हो जाते थे। गाहे बगाहे अपने फार्म हाउस पर पार्टी दिया करते थे, मैडम जी को इम्प्रेस करते थे। लेकिन मैडम जी अब उनसे चाहत रखती नहीं थी कभी भी, ना शुरू में ना अब। अब तो वो जो थी आशीष को चाहती थी, आशीष के साथ रहती थी। तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उनके घर में जो चोरी हो गई, मैडम जी और उनका पूरा फैमिली, मतलब आशीष, अंग्रेज मैडम। कई लोग पूछ रहे थे कि अंग्रेज मैडम का नाम क्या है। चलिए नाम बता देता हूँ, उनका नाम जेसिका है। अब आगे से मैं जेसिका का नाम ही रखूँगा। तो यही 3 उनकी फैमिली थी। अब सब लोग सख्ती में आ चुके थे चोरी होने के बाद में। इसके बाद वो लोग आशीष, मैडम और जेसिका तीनों लोग जाते हैं नवीन के फार्म हाउस पर। लेकिन वहाँ बहुत कुछ ढूंढने पर कोई भी सामान वहाँ नहीं मिलता है। अब एक तरह से जो मैडम थी ना, लाचार हो चुकी थी। जो उनके पास में शक्ति थी, सब कुछ चोरी हो चुका था। पैसा कौड़ी का गम नहीं था, गम था उनको अपने शक्ति को। जो शक्ति उनके पास थी और वो एक तरह से चोरी हो चुकी थी, मतलब पावरलेस हो चुकी थी। अब सबसे गुस्सा इसी बात का था। उनका मानना था पैसा तो आज नहीं है, कल आ जाएगा। कल था, चलो कोई बात नहीं, परसों आ जाएगा। पैसा तो हाथ का मैल है। लेकिन जो शक्ति उन्होंने बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया और तब जाकर के वो शक्ति अर्जित हुई। और वही शक्ति जब गायब हो जाए तो एक तरह से इंसान पंगु ही बन जाता है। अब जो आशीष, मैडम जी और जेसिका तीनों लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए यही सब सोच विचार कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या वो सब चीज़ें वापस मिल जाएगी। लेकिन बार बार मैडम जी का कहना था कि देखो आशीष, मुझे रुपये पैसे सोने चांदी का ज़्यादा परवाह नहीं है, मुझे परवाह है अपनी शक्ति का। और वो शक्ति जब तक नहीं मिलेगी मैं चैन से बैठूंगी नहीं। आशीष जानते थे कि मेन पूंजी जो मैडम जी की है उनकी शक्ति ही है, और वही जेसिका का भी मानना था। जेसिका कह रही थी कि दीदी आप घबराइए मत, सब कुछ सही हो जाएगा। नवीन ने बोला है ना, बात किया है ना, तू ज़रूर ढूंढेगा कि कहाँ पर किसने चोरी किया है, कहाँ पर वो शक्ति है और कहाँ पर वो धन है। ज़रूर नवीन बताएगा। और पैसे कौड़ी का आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत है ना, मैं अपने पास से मंगा लूँगी, उसका टेंशन छोड़ दीजिए। लेकिन टेंशन वाकई जो मैडम कर रही थी रुपये पैसे का, तो कतई नहीं कर रही थी। उनको बस एक ही चिंता था कि वो मेरी खोई हुई शक्ति, चोरी हुई शक्ति कब वापस आ जाए। आखिरकार अब उनके पास में तो और कोई काम अभी था नहीं। जब शक्ति नहीं है तो काम भी नहीं है। काम तो बहुत तेरा था उनके पास में, लेकिन और मेन चीज़ उनके पास हथियार नहीं, तो लड़ेंगे किससे।
अब इसी चिंता में लोग घोल रहे थे। अब काफ़ी देर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, रात हो चुकी थी। अब जो अंग्रेज मैडम यानी जेसिका कहने लगी कि आप चलिए कमरे में आराम कीजिए, आप ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, नवीन बिल्कुल सही करेगा, आप अब हमारे पास में और कोई चारा तो नहीं है। लेकिन जो मैडम थी ना, सोच में डूबी हुई थी। लेकिन उस वक्त जेसिका की बात मान लिया था और अपने बेडरूम में आ चुकी थी। साथ में आशीष भी आ चुके थे। आशीष भी मैडम के पास में बैठे मैडम को समझाते रहे कि देखिए, जो कुछ खो गया है वापस ज़रूर आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा और हम लोग जी जान से ढूंढेंगे। लेकिन मैडम का कहना था कि देखो आशीष, रुपया पैसा का मैं मोह नहीं करती, लेकिन वो शक्ति सब कुछ मेरा धन था, दौलत था, और जब वो पूंजी ही गायब हो गई तो मैं बिल्कुल लाचार हूँ। लेकिन आशीष जो थे ना, मैडम जी को दिलासा दे रहे थे कि मैडम घबराइए मत, नवीन ज़रूर करेगा, वो खोजबीन करेगा, बताएगा कि कहाँ गया है सब। और आखिरकार अब जो आशीष थे अपने कमरे में और जेसिका मैडम और मैडम इस कमरे में, अब उनके पास और कोई काम नहीं, यही सोच विचार करना। और उधर आशीष जो थे अपने कमरे में जाग गए थे। अब उनके पास सोचने के अलावा और कोई काम तो था नहीं। इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया, कौन करा सकता है, कराने के पीछे उद्देश्य क्या है। जरूर मैडम जी का किसी से दुश्मनी रहा होगा, जैसा नवीन बता रहे थे। तो आखिर मैडम जी क्यों नहीं बता रही हैं कि आखिर दुश्मनी किससे है, कौन कौन उनके दुश्मन हैं पीछे से जो आ रहे हैं। अब तो मैं तो जानता नहीं, ये तो बात मैडम जी बता सकती थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही है। हाँ, इस तरह करते करते 2 दिन बीत चुका था। अब लोग बाग जो खाना वाना सही ढंग से खाते थे, अब वो बिल्कुल भूल चुके थे। तीनों लोग टेंशन में रहते थे, एक दूसरे के पास बैठते थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता था। सब सोचते रहते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ, बीच बीच में आशीष ही अब दोनों मैडम से बात करते थे, जेसिका से और मैडम से, कि आप ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा विचारिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके अलावा आशीष कर क्या सकते थे। 2 दिन बीत गया। अब इंतज़ार था नवीन का कि नवीन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। लेकिन सुबह से लेकर के शाम हो गई, नवीन का आता पता नहीं था। और इधर जो मैडम थी ना, वो बार बार आशीष से पूछती, क्या कुछ नवीन का खबर मिला। आशीष नामे सर हिला देते कि नहीं, अभी तो आया नहीं, ना उसका कोई बंदा आया, ना कोई खबर आया। मैडम फिर आशीष से कहने लगी कि मुझे तो पक्का शक है कि ये सब जो काम कराया है ना, नवीन का किया हुआ है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। लेकिन आशीष मैडम की बात काट करके बोले कि मैडम जी, अगर वो काम कराया होता ना, तो ये नहीं कहता कि मैं ढूंढने में आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। ज़रूर उसको ये पता लगा लेगा कि आखिर किसने किया, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा कि वो ऐसा काम करेगा। लेकिन मैडम बिल्कुल अब चुप हो गई थी। अब आशीष भी समझे कि ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। हाँ, इस तरह करते करते अब रात हो चुकी थी। कभी कभी आशीष बाहर निकल जाते, रोड की साइड में देखते, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। अब नवीन का कोई कार दिखाई नहीं पड़ती थी। फिर वो अपने ड्राइंग रूम में आ जाते, बैठते। वहाँ पर जेसिका भी बैठी होती। जेसिका भी जो चुलबुली लड़की थी, हंसी मजाक करने वाली, वो बिल्कुल शांत हो गई थी। ये चीज़ जो था ना, आशीष को अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाह रहे थे कि जो चीज़ चला गया वो मिलेगा, लेकिन हम लोग ऐसा शोक क्यों मनाते रहें, शोक मनाने से क्या हो जाएगा। लेकिन डरते थे ना मैडम से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैडम का दिल दुखेगा। इसके बाद वो भी अब जेसिका को देख करके खामोश बैठ गए। जेसिका एक नज़र आशीष की तरफ देखी, अब फिर वो सोच में डूब गई थी। शायद वो भी सोच रही थी आशीष की तरह कि अब क्या होगा, क्या वो शक्ति वापस आएगी, क्या मैडम पहले की तरह
ताकतवर हो जाएगी या नहीं होगी? फिर क्या होगा मैडम का? क्या फिर शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा वो शक्ति के लिए? ऐसा जेसिका का सोचना था कि अगर वो शक्ति नहीं मिली तो शायद मैडम जी को ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद मेन गेट पर हलचल शुरू हुई। हॉर्न बजा और जैसे ही हॉर्न बजा ना तो आशीष दौड़ पड़े थे। गेट पर गए, वहाँ हेडलाइट की रोशनी चमक रही थी, गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी को जब गेट के पास गए तब पहचान में आया कि ज़रूर ये नवीन की ही गाड़ी है। अब वास्तव में गेट खोलते ही नवीन की गाड़ी अंदर आ चुकी थी, सीधा पोर्च में जाकर के खड़ी हुई। गेट बंद करके अब आशीष भी एक तरह से दौड़ते हुए अब पहुंच चुके थे। और तब तक जो नवीन थे ना, अब बाहर कार से बाहर निकल आए थे और आशीष उनको ले करके सीधा ड्राइंग रूम में गए। वो पूछना चाहते थे लेकिन अभी हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो कुछ पूछना है ना मैडम जी ही पूछे और तभी सही रहेगा। आखिरकार जब ड्राइंग रूम में नवीन को बिठा दिया आशीष, तब वो बेडरूम में गए जहाँ पर मैडम आराम कर रही थी। जा करके बोले कि नवीन आ चुका है, आ जाइए मैडम। मैडम फुर्ती से उठी, जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब नवीन आएगा, कब क्या होगा। इसके बाद अगले पल सब लोग ड्राइंग रूम में जमा थे। जेसिका, आशीष, मैडम और नवीन सोफा पर बैठे हुए आमने सामने। अब जो मैडम थी ना, अपनी जलती हुई निगाहें, एक तरह से गुस्से वाली थी उनकी निगाहें उस वक़्त में, और वो नवीन के ऊपर में डाली, जैसे पूछना चाहती है कि हाँ नवीन, आप बताओ क्या हुआ। नवीन शायद अब मतलब समझ चुके थे। मैडम का देखने का अंदाज जो उन्होंने देखा तो थोड़ा सहम से गए थे। मतलब अभी भी मैडम का शक मेरे ऊपर ही है, ऐसा नवीन मान रहे थे। आप फिर वो बोलना शुरू किए कि मैडम जी देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पता कर चुका हूँ। आज जो मैं पता किया हूँ ना अपने सोर्स से, अपनी शक्ति से, तो वास्तव में आपके घर में जो चोरी हुई है ना, वो आपका कोई दुश्मन ही है, पुराना दुश्मन, और वो आप जानती भी हैं। मैडम जी अब चौंक करके अब नवीन की तरह देखने लगी कि क्या मतलब, कौन सा दुश्मन? अगर आप नाम जानते हो तो नाम बताओ। तब नवीन कहने लगे कि मैडम, नाम भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं नाम नहीं बता सकता। अब जो मैडम जी थी गुस्सा हो गई कि नवीन, पहेलियाँ मत बुझाओ, तुम सीधा सीधा 2 लफ्ज में बोलो कि मेरा शक्ति कहाँ पर है, किसने चुराया है। मुझे रुपये पैसे की परवाह नहीं है। मेरी जो अमूल्य धरोहर थी वो धरोहर मुझे वापस चाहिए। मैं बाकी सब कुछ देख लूँगी। नवीन कह रहे थे कि देखिए मैडम, मेरे जो शक्ति है मैं अपने सोर्स से पता कर चुका हूँ। इसमें एक इंसान का हाथ है, इंसान ही ये सब किया है, और उसमें अब शक्ति का भी उपयोग किया है, और उसमें भूत प्रेत का भी सहयोग लिया है, एक तरह से कहा जाए तो। लेकिन असली जो चोर है ना, वो एक इंसान है, कोई भूत प्रेत नहीं। भूत प्रेत ने उसका साथ जरूर दिया है, लेकिन चोरी करने वाला इंसान है, और वो आप वक्त जब आएगा ना तब खुद समझ जाएंगे। अब मैडम जी नवीन की तरफ देख रही थी कि हाँ भाई, अब नाम भी बता दो। लेकिन नवीन कह रहे थे कि नहीं नहीं, नाम अभी नहीं बताऊंगा, जब आपको सामान मिल जाएगा तब आप खुद ही जान जाएंगे ये सब किसने किया है। अब एक तरह से जो पहेली नवीन बुझा रहे थे, अब मैडम जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब मैडम जी कह रही थी कि देखो, पहेलियाँ मत बुझाओ, ये बताओ कि मेरा जो सामान है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब नवीन कहने लगा कि ज़रूर मिलेगा, मैं उस जगह को पता कर लिया हूँ जिस जगह पर आपका सामान रखा हुआ है, लेकिन किस कंडीशन में है ये मैं बता नहीं पाऊँगा। हो सकता है कि आपके वो काम में भी आए दोबारा से, ये भी हो सकता है कि वो काम भी ना आए। तब मैडम जी अब नवीन की तरफ देख के कहने लगी कि देखो, तुम उस जगह को बता दो,
जो तुमने अपने सोर्स से जाना है, अपनी शक्ति से जाना है, तो उस जगह के बारे में बताओ कहाँ पर है। नबीन सोचने लगे और कहने लगे नजरें झुकाए हुए कि मैडम जी आप विश्वास नहीं करेंगे। मैडम जी जो शांत थी अब बोल पड़ी कि नबीन मैं विश्वास कर रही हूँ, तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ, आगे बोलो। तब नबीन कहने लगे कि मैडम जी अब यहाँ से 2 रात का सफ़र है, 2 दिन 2 रात का सफ़र है। मैडम जी कुछ बोले नहीं। अब फिर नबीन बोलते जा रहे थे कि मैडम जी जो भी इंसान आपके घर से चोरी कराया है ना, चोर तो इंसान ही है, लेकिन वो सारा सामान एक ऐसी शक्ति के हाथ में दिया है जो शक्ति ले जा करके यहाँ से बहुत दूर 2 रात 2 दिन का सफ़र है, वो जंगल में है। उस जगह पर जंगल के अंदर में आपका सारा सामान छिपाया हुआ है और वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। मैडम जी कुछ नहीं बोल रही थी, सुनते जा रही थी। नबीन जो थे लगातार बता रहे थे। तब कहने लगे कि नबीन इसका मैं एक तरीका निकाला हूँ, हम उस जगह पर पहुँच सकते हैं और उस जगह तक हम जा भी सकते हैं। जैसे मैंने अपने शक्ति का उपयोग किया तब मुझे ये सब जानकारी मिल गई, लेकिन वहाँ खतरा ज़्यादा है। हो सकता है कि हम उस जगह पर पहुँच भी जाए और वहाँ खतरा हमारा इंतज़ार कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे। मैं तो अपने आप को संभाल लूँगा, लेकिन देखिए मैडम जी आपके पास में वो शक्ति अब रही नहीं जो आप अपने दुश्मन से मुकाबला कर सकती हो। आप इंसान से मुकाबला जरूर कर सकती हो, लेकिन प्रेत शक्ति से नहीं। तो मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। मैडम जी जब नबीन ने बात ख़त्म किया तब मैडम जी अब नबीन की तरफ देख रही थी और कह रही थी कि तुम जगह बताओ। नबीन अब जगह बताए कि भाई इस जगह पर है वो जंगल और वहाँ हमें जाना पड़ेगा। मैडम कुछ सोचती रही। अब फिर कहने लगी कि नबीन क्या तुम हमारे साथ में चलोगे ना उस जगह पर। नबीन बोले हाँ हाँ मैं तो ज़रूर रहूँगा, लेकिन मैडम जी ये जान लीजिए वो जगह जानलेवा है, वो हमें जंगल के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ भूत प्रेत तो बाद में नुकसान पहुँचाएंगे। वहाँ पर जंगली जानवर, सांप बिच्छू, अब खतरनाक मच्छर वो भी तो हैं, उनको भी तो देखना पड़ेगा। मैडम जी कहने लगी कि तुम अपना काम करो, हम इन चीज़ों को देख लेंगे। अब इसके बाद नबीन जो थे अब अपना सब कुछ प्लान करने लगे। मैडम जी का आदेश मिल चुका था और वो अपनी तैयारी में लग चुके थे कि हमें कैसे जाना है उस जगह पर, क्या क्या सामान ले जाना है जो हम सुरक्षित रहें, और अपना भी तो उनको देखना था, तंत्र विद्या का भी सामान उनको लेके जाना था। ऐसी शक्ति से मुकाबला करना था जो इंसान नहीं था, प्रेत शक्ति थी। नबीन सब कुछ जान रहे थे और वो अंदर से घबराए हुए थे कि कहीं जाने के बाद चलो मैं तो सही सलामत रहूँगा अपनी तंत्र की शक्ति से, लेकिन ये 3 लोग जो जाएंगे ना इनके लिए खतरा बढ़ा हुआ था। और ख़ास करके मैडम जी के, हम मैडम जी से बहुत प्यार करते थे नवीन, मैडम जी को खोना नहीं चाहते थे और इसलिए बार बार मैडम जी को समझा रहे थे कि देखिए वहाँ खतरा ज़्यादा है, आप इंसान से जीत सकती हैं लेकिन प्रेत शक्ति से नहीं। लेकिन मैडम हार मारने वाली महिला में से नहीं थी। वो नवीन को 2 लफ्ज़ों में बता दिया कि आप तैयार हो जाओ और कब चलना है हम चल पड़ेंगे। और इसके बाद तो फैसला हो चुका था। अब जो नवीन थे ना अपनी पूरी तैयारी का लिस्ट बनाने लगे और कुछ सामान अब जो पर्ची थी आशीष को दिए कि आप अपने साथ में पूरा सामान लेके चलिए, क्योंकि वो जंगल है, बरसाती जंगल है, कभी भी बारिश हो सकती है। दूसरी चीज़ वहाँ पर मच्छर बहुत हैं, उनसे भी खतरा है मलेरिया होने का। तो इन चीज़ों से हमें बचाव पहले करना पड़ेगा और तब हम उस जगह पर जा पाएंगे। वो जंगल का बीच में जगह है और वो भी बहुत पुराना जगह है। वहाँ पर कभी खुदाई हुआ करती थी, खजाने का खोज के लिए वहाँ लोग आते थे, लेकिन अब सब वो काम बंद हो चुका है। अब जो आशीष थे ना बिल्कुल समझ चुके थे कि इस काम में बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ही बड़ा,
जैसा नबीन बता रहे थे कि भूत प्रेत तो बाद में मारेंगे, पहले तो वहाँ का जो जंगली जानवर हैं वो लोगों पर हमला कर देते हैं। दूसरी चीज़ सांप बिच्छू का डर। तीसरी चीज़ भयानक मच्छर जो डेंगू मलेरिया फैला सकते हैं। अब सबसे बचना पड़ेगा। अगर जिंदा रहे तब हम उस सुरंग तक जा सकते हैं जिसकी बात नबीन कह रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ तैयार करना था। मैडम जी का आदेश अब मिला हुआ था और बाकी जो लोग थे ना सब मिल कर के अब तैयारी करने लगे थे। मैडम भी एक तरह से अपने आप को तैयार कर लिया था। अब फिर नबीन मैडम जी को कहने लगे कि मैं अब अपने घर जा रहा हूँ और मैं अपनी तैयारी कर लूँ और आप लोग तैयार रहिएगा। कल सुबह में हम लोग निकल पड़ेंगे। सुबह मैं यहीं पर आ जाऊँगा। अब फिर हम दोनों कार ले चलेंगे, एक तो आपकी कार रहेगी और एक मेरी। मैडम जी कहने लगी कि ठीक है, जितना जल्दी तुम आ सको, हम तो तैयारी मिलेंगे। इसके बाद जो नबीन थे उस जगह से निकल गए। आशीष जाकर के गेट को अंदर से लॉक कर दिए। अब फिर जब से चोरी हुआ ना तो बहुत घबराए हुए थे आशीष। उनको लगता था कि फिर दोबारा कुछ ना हो जाए, लेकिन अब ऐसी चीज़ उनके घर में थी ही नहीं जो चोरी हो जाए। अब फर्नीचर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी, उनको चोर क्यों उठाएगा। लेकिन एक डर था शरीर में आशीष के, इसलिए सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। गेट लॉक करके अब फिर मैडम जी के कमरे में आ गए और मैडम जी कहने लगी कि देखो, ये सारा सामान जो पर्ची में नबीन ने लिखवाए हैं ये तो हमारे पास में सब कुछ मौजूद है, पूरी किट है, तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक तरह से जो आशीष थे ना उनको लग रहा था कि कहीं बाजार उजार जाना पड़ेगा, लेकिन मैडम जी ने मना कर दिया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अब जो था, अब यहाँ का काम ख़त्म हो चुका था और फिर जो आशीष जो थे वो अपने कमरे में चले आए थे। आने के बाद में अब यही सब सोच रहे थे कि इतना लंबा सफ़र, 2 दिन 2 रात का सफ़र है, ये लंबा सफ़र कैसे तय होगा। लेकिन वो जानते थे कि मैडम जिस काम को ठान लेती है ना वो पूरा किए बिना रुकती नहीं है। हाँ, अब तो आशीष ड्राइवरी भी अच्छी तरह से सीख गए थे और उन्होंने सोचा था कि बस मैडम जी का हम साथ देंगे, कभी हम कभी मैडम जी। और जो अंग्रेज मैडम जेसिका थी वो भी एक तरह से ड्राइवर भी थी, तो 3 ड्राइवर तो यहाँ पर थे, चौथा ड्राइवर नबीन थे। 2 गाड़ी जा रही है, लेकिन नबीन को, वो आशीष को लग रहा था कि 2 गाड़ी की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर सोचने लगे कि सामान भी तो काफ़ी होगा। अब हम ऐसे जंगल में जा रहे हैं तो नबीन भी अपनी पूरी तैयारी से आ रहे होंगे। आखिरकार यही सोचते सोचते कब नींद आ गई आशीष को पता भी नहीं चला। और फिर उनकी जब आँख खुली ना तो मैडम जी आवाज़ दे रही थी कि आशीष सोते रहोगे, देखो गेट पर नबीन आ चुका है, जाके दरवाज़ा खोलो और तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग जल्द निकलने वाले हैं। अब इसके बाद भागते हुए आशीष गेट पर गए तो वाकई वहाँ पर कार खड़ी थी नबीन की। सुबह सुबह आ चुके थे। गेट खोलने के बाद गाड़ी अंदर आई। अब फिर जो आशीष थे गेट बंद करके वापस पोर्च में आए और नबीन से कहने लगे कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तब नबीन बोले, हाँ भाई, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस एक मैडम से मैं सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। मैडम जी क्या ड्राइंग रूम है या बेडरूम में है? एक बार अगर बेडरूम हो तो ड्राइंग रूम में बुला दीजिए। आशीष अब मतलब समझ चुके थे और कहने लगे कि आप ड्राइंग रूम में बैठिए और मैं मैडम का संदेशा दे के आ रहा हूँ। अब फिर वो लोग जो आशीष थे अब ड्राइंग रूम में छोड़ कर के नबीन को आज चले गए थे मैडम जी के कमरे में। जो संदेशा था अब बता दिए। मैडम बिल्कुल तैयार हुई पड़ी थी। अब सिंपल ड्रेस था मैडम का और अंग्रेज मैडम जेसिका भी सिंपल ड्रेस में। अब दोनों लोग ड्राइंग रूम में आ चुके थे जहाँ सोफा पर नबीन बैठे हुए थे। अब फिर अब अपनी निगाहें जो मैडम थी नबीन के ऊपर डाली, मतलब क्या बोलना चाहते हो बोलो। नबीन कहने लगे, मैडम बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट था
कि सफ़र लंबा है और हम सोच रहे थे कि एक ही गाड़ी में चलें। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि दो गाड़ी इतनी लंबी सफ़र पर ले जाना ठीक नहीं है। मैडम कुछ देर सोचती रही और फिर कहने लगी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम एक ही गाड़ी में चलेंगे। मेरी गाड़ी में बहुत सारा सामान आ जाएगा, उसका टेंशन मत करो। इसके बाद जो सामान वामान था सब कुछ जो नबीन लेके आए थे और मैडम जी की गाड़ी में डिक्की में सब सामान रखने लगा। जो आशीष यहाँ का सामान था वो भी सब मैडम जी की गाड़ी में रखती है। और इसके बाद चारों लोग मैडम जी की गाड़ी पर सवार हो चुके थे और उस टाइम मैडम जी स्टीयरिंग संभाली हुई थी। अब फार्म हाउस लॉक हो चुका था, चाबी आशीष के पास में। अब फिर कार फर्राटे मारती हुई अब हाईवे पर पहुंच चुकी थी। सफ़र चलता रहा। कभी कभी वो लोग हाईवे के ढाबा पर रुकते थे, नाश्ता करते थे, चाय पीते थे, लंच करते थे, डिनर करते थे। अब इतना लंबा सफ़र तय करना आसान काम नहीं था और सभी कोई ड्राइव कर रहा था, सिर्फ जेसिका को छोड़ करके। मैडम जी उसको मना कर रही थी कि नहीं नहीं, ये अंग्रेज़ लड़की है, इनको आदत है अब विदेश में चलाने का और यहाँ का मामला थोड़ा अलग है, ये समझ नहीं पाएगी यहाँ का ट्रैफिक का। और तीनों लोग, नवीन और आशीष और मैडम, अब जो ड्राइवरी सीट पर बैठते थे पारा पारी, इस तरह करते करते 2 दिन का सफ़र लगभग पूरा हो चुका था और वो जंगल के किनारे अब पहुंच चुके थे। वहाँ पर जब जंगल शुरुआत हो चुकी थी उससे पहले एक छोटा सा कस्बा था और कस्बा में एक गेस्ट हाउस था। अब उनकी कार उसी गेस्ट हाउस में गई। अब अपना इरादा उन्होंने बता दिया कि भाई हमें यहाँ रुकना है और हमें 2 कमरा तो कम से कम चाहिए। 2 कमरा इसलिए कि एक कमरे में अब 2 लोग यानी नवीन और आशीष रुकेंगे और एक में मैडम और अंग्रेज मैडम जेसिका। अब सीजन नहीं था वहाँ का, नहीं तो जंगल में लोग घूमने फिरने के आते हैं, तो रूम तो मिल चुका था। इसके बाद अपने अपने कमरे में दोनों लोग शिफ्ट हो गए। अब एक तरह से लंबा सफ़र था, अब शरीर टूट चुका था, आराम भी ज़रूरी था। रात आराम करने के बाद अब सुबह में वो लोग जंगल में जाना चाहते थे, सुबह के टाइम में, ताकि वो जगह को अच्छी तरह से देख लें जहाँ पर रात को हमें जाना है। क्योंकि वो सामान जो रखा हुआ जिस जगह पर अब नवीन को पता था। इसके बाद रात बिताने के बाद अब सुबह में लोग जगे ना तो अपने आप को बहुत फ्रेश मान रहे थे। अब फ्रेश हो चुके थे अच्छी नींद लेने के बाद में। चाय नाश्ता हुआ। इसके बाद मैडम जी ने बोला कि नवीन अब क्या कहते हो, चला जाए? नवीन तैयार हो गए थे, बोले जी मैडम चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जंगल में जो सामान इस्तेमाल करना था वो ज़रूर ले लीजिए। अब जान चुके थे अब आशीष की क्या ज़रूरत है। सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ पर मच्छर, अब मच्छरों की दवाई और लॉन्ग बूट सब कुछ उन्होंने एक तरह से इकट्ठा कर रखा था। आज पूरी तैयारी के साथ वो लोग चले गए थे। अब वहाँ से जो जंगल था बिल्कुल पास में था। अब जंगल का एंड पर ही वो कस्बा था। कार लेके नहीं गए, बस पिट्ठू बैग अपना लाद लिए थे दोनों लोग, नवीन और आशिक, जिसमें वो पूरा सामान था। अब तंत्र मंत्र का सामान नवीन के पास में था। अब बाकी जो सेफ्टी सुरक्षा का सामान था वो आशीष के पास। अब फिर वो लोग जंगल में दाखिल हो गए थे। अब आगे का रास्ता नवीन को दिखाना था। वही तो उस टाइम में तांत्रिक थे और उनको ही पता था कि हमें किस दिशा में जाना है। और अब जंगल के अंदर वो लोग जाते रहे। दिन का टाइम था, सूरज की रोशनी कभी कभी मिलती थी जहाँ पर खुला जंगल होता था, लेकिन जहाँ घना जंगल होता था तो वहाँ पर सूरज की रोशनी भी नज़र नहीं आती थी। अब रास्ता जो था ना कांटों भरा था। कई ऐसे जगह थे जहाँ पर निकलना मुश्किल नहीं होता था, लेकिन उस जगह पर आशीष अब काम करते थे। उनके पास एक डंडा था जिससे वो रास्ता बनाते थे, उन झाड़ियों को हटाते थे। अब इस तरह चलते चलते अब दोपहर से ज़्यादा वक्त बीत चुका था।
लेकिन अब नबीन जो थे ना, अब अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। उन शक्तियों से पूछ रहे थे कि अब कितना दूर है, अब कितना दूर है। शक्ति जो थी उनके साथ साथ चल रही थी और उनके कान में आके बताती थी कि अभी आगे चलना है, इस दिशा में चलना है। और फिर नबीन आगे चल पड़ते। कई बार लोगों को बैठना भी पड़ा। अब जंगल का रास्ता इतना आसान तो नहीं था। थकावट पूरे शरीर में आ चुकी थी। थोड़ा देर आराम करने के बाद, पानी पीने के बाद तब वो लोग आगे बढ़ते रहे। आखिरकार अब दोपहर से अब शाम होने का अब आसार नज़र आ रहा था। 3 बज रहा था। अब मैडम कह रही थी नबीन से, क्या रात हो जाएगी क्या हम लोग का पहुँचते पहुँचते उस जगह पर। नबीन खामोश थे। अब उनको भी तो नहीं पता था इस जंगल के बारे में। अब तो अपनी शक्तियों के सहारे इस जंगल पर आए थे, उन्हीं पर अब निर्भर थे। जो शक्ति उनके कान में आके बोलती थी कि नबीन आगे चलो, इस तरफ चलो, दाहिने चलो, और उसी हिसाब से नबीन चल रहे थे। फिर शायद उन्होंने शक्तियों से पूछा कि अब कितना दूर रह गया, और तब उनको अंदाज़ा लग चुका था। शक्तियों ने बता दिया था कि बस थोड़ी ही दूर और है। और जब नबीन देखने लगे, आशीष देखने लगे, तो जंगल बिल्कुल घना हो चुका था। अब उस जगह पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। पूरा अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन सब कुछ तैयारी थी। आशीष के पास शक्तिशाली टॉर्च थी। अब वो टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे थे। अब घने जंगल के अंदर आ चुके थे। दिन के टाइम भी वहाँ अंधेरा हुआ पड़ा था। अब फिर एक जगह पहाड़ी सा दिखा। अब आगे जो एरिया था ना, पहाड़ का स्टार्ट हो चुका था। अब पहली जो पहाड़ी आई ना, अब वहीं पर नबीन रुक चुके थे। अब जो मैडम थी ना, अब नबीन की तरफ देख रही थी, मतलब पूछना चाहती है कि नबीन क्या ये यही जगह है। नबीन को समझ में आ गया था। मैडम को बताने लगी, जी मैडम, हम सही जगह पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ऐसे एक सुरंग का रास्ता ढूंढना है जिसके अंदर हम जा सकें, और सारा सामान जो आपका गुम हुआ है, चोरी हुआ है, उसी सुरंग के अंदर में रखा हुआ है, और जिसकी रखवाली एक शैतान कर रहा है, और शैतान बहुत ही शक्तिशाली है। अब जो मैडम थी, अब थोड़ा सोच में पड़ गई कि काश उसके पास में वो पावर होती तो मैं शैतान क्या कोई भी होता मेरे आगे रुक नहीं सकता। लेकिन अब शक्ति विहीन हो चुकी थी। अब मैडम सोचने के अलावा क्या कर सकती थी। लेकिन नबीन उस जगह पर अब आगे आ चुके थे। कहने लगे, मैडम आप घबराइए मत, जो भी सामान आपका है ना, मैं निकाल के लाऊंगा। आप लोग अंदर मत जाइएगा, आप लोग बाहर ही रुकना। आइए, मैं काम अकेले ही करूंगा, नहीं तो आप लोग पर संकट आ सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। जो अंदर बैठा हुआ शैतान उस सामान का रक्षा कर रहा है, और जिसके आदेश पर कर रहा है, वो भी आपको जानकारी मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। अब मैडम अब नबीन की तरफ देख रही थी कि क्या कहना चाहते हो, अगर नाम बताना चाहते हो तो बता दो, तब मैं याद रखूं। लेकिन नबीन मना कर रहे थे कि नहीं मैडम जी, अभी नहीं, मुझे अंदर जाना है सुरंग के रास्ते से। मैं आपका सारा सामान निकाल कर ले आऊँगा, और तब आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सब काम किसने किया है। आप मुझ पर शक कर रही थी, मैं ऐसा काम, गंदा काम कभी नहीं कर सकता। अब जो मैडम भी थी वो भी समझ रही थी कि ना, जरूर ये काम नबीन ने नहीं किया होगा, जरूर ऐसा कोई दुश्मन है जो मैं जानती हूँ, लेकिन इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा है। अब ऐसे दुश्मन तो बहुत सारे थे मैडम जी के, जो मैडम जी से जलते थे, उनके धन से, उनकी शक्ति से, तो किसका नाम याद करूं। मैडम जी वही अपने दिमाग में अब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सारे नाम थे, अब किसको नाम को पहचान करें। आखिरकार अब जो नबीन थे ना, वो कहने लगे कि आप लोग, अब मैडम मेरी बात मानिएगा, अब यहीं पे एक कैंप लगा लेते हैं और आप लोग इसी जगह पर आराम कीजिए। अब मेरा काम है अब आगे का। हाँ, जब मुझे सुरंग का रास्ता मिल जाएगा और उसमें मेरी मदद करेंगे आशीष। आज जब सुरंग का रास्ता मुझे मिल गया है ना,
तो मैं अंदर जाऊंगा और आशीष तुम भी अब मैडम जी और जेसिका के पास में रहोगे। आपकी जिम्मेवारी है इन दोनों की रक्षा करने की। तब आशीष फौलाद की तरह थे। लोहे लंगड़ का काम करने वाले फैक्ट्री में शक्ति बहुत थी। और वो कहने लगे नवीन से कि भाई अब इसकी चिंता तुम छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लूँगा बाहर में, लेकिन अंदर में जो करना है ना वो काम करो आप। चलो हम लोग देर नहीं करते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी। इसके बाद अंग्रेज मैडम और जेसिका एक जगह पर रुक गए थे। अब वहाँ पर उनके लिए टेम्पररी अब कैंप लगा दिया गया था जो आशीष लेके आए थे। और एक तरह से अब दोनों लोग आशीष की नज़र में सुरक्षित थे। और फिर आशीष नवीन अब उस पहाड़ी के अंदर जो अंदर सुरंग थी उसको रास्ता तलाशने में लग चुके थे। लेकिन इतने झाड़ियाँ, इतने जंगल, अब लोग इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन रास्ता कोई मिल नहीं रहा था कि आखिर कहाँ से रास्ता है अंदर जाने का। इसी में वक्त अब ज़्यादा बीतता जा रहा था। इधर जेसिका और मैडम जी, उनके पास अब सोचने के अलावा कोई काम तो नहीं था। और धीरे धीरे अब जो शाम होते जा रही थी, अब वैसे भी उस जगह पर रोशनी सूरज का तो आ नहीं रहा था, सूरज का रोशनी बिल्कुल नहीं आ रहा था, अंधेरा ही था, घना जंगल था। अब वो लोग डरते तो नहीं थे, ना तो जेसिका डरती थी और ना ही मैडम जी। हिम्मती दोनों महिला थी। और उधर जो आशीष और नवीन वो सुरंग के अब रास्ते ढूंढ रहे थे कि कहाँ से रास्ता मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। आप जो नवीन थे ना, अपनी शक्तियों को भी लगा दिए थे कि तुम लोग रास्ता तलाशो उस जगह जहाँ से हम लोग अंदर जा सके। शक्ति भी ढूंढ रही है और दोनों लोग भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन रास्ता जब मिला तब तक अब शाम हो चुकी थी। अब वैसे भी वहाँ सूरज कहाँ नज़र आता था, लेकिन अब घड़ी जो है ना अब बता रही थी कि अब रात स्टार्ट होने वाला है, शाम ढल चुकी है। अब इसके बाद वो रास्ता जब देखे तो हैरान रह गए थे। जहाँ पर मैडम का कैंप था ना, वहाँ से 10 कदम की दूरी पर एक पेड़ था और वहाँ पर लंबी लंबी झाड़ियाँ उगी हुई थी और उस झाड़ियों में ही अंदर जाने का रास्ता था। अब इतना दूर वो लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके थे, लेकिन रास्ता मिला कैंप के पास में। आखिरकार रास्ता का जो रुकावट था उसको आशीष और नवीन ने जो भी झाड़ियाँ थी उसको तोड़ ताड़ करके रास्ता साफ किया कि हम आराम से अंदर जाएंगे। अब रास्ता मिलने के बाद में मैडम भी प्रसन्न हो चुकी थी, जेसिका भी और नवीन भी। सबसे ज़्यादा खुश नवीन थे और आशीष तो खुश थे ही। इसके बाद वो लोग अब आपस में मीटिंग करने लगे। अब अंग्रेज मैडम कह रही थी कि अब नवीन तुम बताओ, ये जो काम है अब इतना आसान हो जाएगा कि नहीं होगा, तुम अकेले कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी जान का खतरा हो, तुम अपनी शक्तियों से पूछो तो पूरी जानकारी दो हमें, ताकि हम भी निश्चित रहे। अब नवीन जो थे ना, जो उनके पास में शक्ति थी, उनसे अपना बातचीत करने लगे। और फिर जब उनको तसल्ली हो गया तब मैडम जी को बोले कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन खतरा मुझ पर भी है। वो कहीं मुझसे ज़्यादा ताकतवर हुआ तो मुझे भी अब धोखा खाना पड़ सकता है, मुझे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खतरा तो है मैडम जी, लेकिन ये काम मैं ज़रूर करूँगा। आपकी जो शक्ति है मैं वापस लाऊँगा, हर एक चीज़। अब फिर फैसला हो चुका था। अब जो आशीष थे, एक तरह से मुहाने पर रहना था। जो उन्होंने जगह साफ किया था उसके मुहाने पर अब आशीष को रुकना था। अब पूरी तैयारी से तंत्र मंत्र का सामान लेकर के अब नवीन को उस सुरंग में उतरना था। अब सुरंग कितनी लंबी थी, कहाँ पर जा कर के वो सामान मिलना था, अब तो कोई नहीं जानता था। लेकिन नवीन थोड़ा अंदाज़ा लगा चुके थे शक्तियों के द्वारा। वो समझ गए थे कि हमें सुरंग में बहुत आगे जाना है और तब मेरा सामना एक ऐसी शक्ति से होगी जो वो सब चीज़ का रक्षक है। जो भी वहाँ सामान लाया गया है वो इतना आसानी से देने वाला नहीं है। लेकिन अब नवीन ही थे, तंत्र का अच्छे भले माहिर लोग थे। फिर
अब वो सुरंग में उतर चुके थे पूरी तैयारी के साथ में, टॉर्च लाइट ले करके, एक नहीं दो दो, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा काम में कर सके। आप फिर अंदर प्रवेश कर चुके थे। आप मुहाने पर आशीष अब अपनी तैयारी के साथ में खड़े थे कि अंदर से कोई विशेष खतरा हुआ तो वो भी अंदर चले जाएंगे अगर नबीन ने आवाज़ दिया तो। अब वैसे नबीन ने मना कर दिया था कि अंदर आने का किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूर हो सकता है कि मैं थोड़ा अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन सुरक्षित में ज़रूर आऊँगा, इतना तो मैं जानता हूँ। अब लौटूंगा ना तो पूरे सामान के साथ लौटूंगा, आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिएगा। इसके बाद जो नबीन थे ना, वो सुरंग में उतर चुके थे। अब बाहर 3 लोग, जेसिका, मैडम और आशीष। अब उनके पास इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं था। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। अब जो शाम थी ना, रात में बदल चुकी थी। आज जैसे ही रात में बदली ना, वहाँ आस पास में जो जगह थी, अब वो आवाज़ों से भरने लगी, जंगली जानवरों से। किस्म किस्म की आवाज़ें अब वहाँ पर सुनाई देने लगी। तब आशीष को लगा कि भाई, यहाँ जानवर जैसा नवीन ने बताया था वाकई हैं, और हमें सुरक्षा अगर करना है तो यहाँ पर आग जलानी पड़ेगी। अब उन्होंने तो पूरा लकड़ी उकड़ी सब कुछ इकट्ठा किया हुआ था। अब देरी थी आग जलाने की। ये काम जेसिका ने बड़े आराम से कर लिया था। अब उस जगह पर आग जल चुकी थी और उससे 2 फायदा था। एक तो जंगली जानवर पास में नहीं आते, और वहाँ पर जो मच्छर खतरनाक थे, वैसे तो उन्होंने पूरे शरीर पर क्रीम का इस्तेमाल किया था सभी लोगों ने, लेकिन फिर भी मच्छर जो थे ना, मंडरा रहे थे, तंग कर रहे थे सभी को। आग से तो ये फ़ायदा हो गया कि मच्छर भी, वो जो धुआं निकल रहा था, वो मच्छर भी अब दूर भाग रहे थे। लेकिन जो आवाज़ें थी ना जंगली जानवरों की, वैसे लगता था आशीष को कि बस पास में है, वो हमें घूर रहे हैं और ना जाने कब झपट पड़ेंगे। जानवर से बहुत डर रहे थे आशीष। खास करके वो जो जंगल था वहाँ पर भेड़िया ज़्यादा थे। भेड़िया की आवाज़ जो थी ना, बहुत डरावनी होती है। और जब भी वो झुंड में होते थे ना, तो अजीब सी आवाज़ निकालते थे, जैसे वो पूरा अभी एक झुंड में एक सुर में बोल रहे हो। वह आवाज़ बड़ा ही भयानक आशीष को लगती थी। आशीष डर जाते थे। इंसान ही थे, शक्तिशाली जरूर थे। अब उनके पास में कोई और दूसरा कोई हथियार तो नहीं था, क्या कर सकते थे। रक्षा अपने आप को करना था, मैडम जी का करना था, जेसिका का करना था, और सुरंग का भी ध्यान रखना था कि कभी सुरंग से नबीन आवाज़ न देते। अब नबीन को गए हुए 2 घंटा बीत चुका था। अब बेचैनी जो थी ना, बढ़ती जा रही थी। हर पल बेचैनी बढ़ रही थी। आशीष को भी हो रही थी कि कहीं नबीन के साथ कुछ तो नहीं हो गया। 2 घंटा का अंदर सुरंग में होना मामूली बात नहीं है। तो क्या वो जो शक्ति थी, कहीं नबीन के साथ में कोई खेल तो नहीं कर दिया। नबीन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यही सब सोच विचार आशीष कर रहे थे। और उधर जो मैडम जेसिका थी, आपस में बात कर रही थी। जो आशीष सोच रहे थे, वो भी उन्हीं का सोचना था कि भाई 2 घंटा हो चुका है नबीन को गए, और अभी तक नबीन लौटे नहीं, क्या किया जाए। जेसिका हिम्मती थी, और वो कह रही थी कि आशीष को अंदर थोड़ा भेज के पता करते हैं। लेकिन जो मैडम थी ना, डांट लगाती कि नहीं नहीं, आशीष अंदर नहीं जाएंगे, नबीन ने मना किया हुआ है। नबीन एक, उनके पास में पावर है, शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आशीष अभी तंत्र मंत्र का कोई भी जानकारी नहीं, ना उनके पास में कोई शक्ति है। भेजना खतरे में डालने जैसा हो जाएगा। नहीं नहीं जेसिका, ये काम नहीं करना है, हमें और इंतज़ार करना चाहिए। आखिरकार 2 घंटा से 3 घंटा बीता। अब फिर जैसे अब घड़ी जो थी ना, अब लग रहा था कि आशीष सोच रहे थे कि नबीन लौटेगा कि नहीं लौटेगा। 3 घंटा से ऊपर बीत चुका है, कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रही है। तब क्या हुआ नबीन के साथ, क्या हुआ, आएगा कि नहीं आएगा, यही अपने दिमाग में सोच रहे थे। और कभी कभी
मैडम भी आ जाती थी सुरंग के महाने पर, जहाँ आशीष खड़े थे। पूछती थी कि आशीष कोई आवाज़ सुनाई पड़ी तुम्हें? अब आशीष नाम में सर हिला देते थे कि मतलब बिल्कुल नहीं जी। अब आखिरकार इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा था। बार बार मैडम जी कभी आग के पास बैठती थी, कभी आशीष के पास। अब वैसे ही अंग्रेज मैडम जेसिका भी कर रही थी, मैडम के साथ साथ चलती थी। अब तीनों के चेहरे पर अब परेशानी साफ साफ दिख रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इतना देर हो गया नवीन को गए हुए, अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। क्या बात होगी उसके साथ में? क्या कुछ नवीन के साथ घट तो नहीं गया? अब शंका बहुत हो रही थी, लेकिन उपाय कुछ भी नहीं था। मैडम के पास में वो शक्ति नहीं थी। वो शक्ति के लिए तो आई थी। शक्ति कब उनके हाथ में लगेगी, यही तो चाहती थी। लेकिन अब उनके पास में कोई चारा ना हो करके इंतजार ही करना था। 3 घंटा बीत गया और इसके बाद 3.5 घंटा। 3.5 घंटा सुरंग के अंदर में, ना जाने किधर साइड में और कितनी दूर सुरंग फैली हुई है। अब कैसी सुरंग है, अब आशीष तो इसका अंदाज़ा लगा रहे थे कि ज़रूर ये खदान होगा, सोने चांदी का होगा, कुछ ऐसे ही खदान होगा, तभी तो ये सुरंग बनाई गई है। और आशीष ने सुना था कि ऐसे सुरंगें बहुत लंबी होती हैं। अब एक सुरंग में कई कई रास्ते होते हैं, बीच में वो सारे सुरंगें एक जगह पर मिल जाती है। कहीं वो भटक करके नवीन दूसरी साइड तो नहीं निकल गया, यही अंदाज़ा अब आशीष लगाने लगे थे। चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, हर पल यही टेंशन कि अब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। और उधर जो जंगल में जानवरों का शोर शराबा बहुत बढ़ चुका था, और वो जंगल तो था ही, और ऊपर से भयानक आवाज़ें आशीष को डरा रही थी। आग के पास में दोनों मैडम बैठी हुई, और वो उनके चेहरे पर भी परेशानी का लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे। बार बार उठ कर के आशीष के पास आना, पूछना, आवाज़ सुनी क्या आशीष? नवीन का कुछ? आशीष कहते नहीं मैडम, कोई आवाज़ नहीं सुनाया पड़ा। और तब चिंता में तीनों लोग डूब चुके थे। 4 घंटा बीत चुका था। जंगली जानवर शोर पर शोर किए जा रहे थे, भेड़िया झुंड में चिल्लाए जा रहे थे। अब उस जगह पर चमगादड़ भी अब दिखाई देने लगी, बड़ी बड़ी चमगादड़ अब जैसे मैडम जी का पीछा नहीं छोड़ रही है। कभी कभी तो इतना नज़दीक आ जाती थी उड़ते हुए कि मैडम जी को इधर उधर होना पड़ता था। आग जल रहा था और तब भी वो डर नहीं रही थी। मैडम जी सब समझ रही थी कि यहाँ पर काली शक्ति भी है। शायद काली शक्ति ही उन चमगादड़ों को भेजी है कि जाके पता करो कि वहाँ पर कौन लोग हैं, उनका इरादा क्या है। इसीलिए चमगादड़ उस जगह पर आ रही थी देखने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है। मैडम जी सब कुछ समझ रही थी, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा था। आखिरकार एक गुफा से उस सुरंग से आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो आवाज़ नवीन की नहीं थी। आवाज़ जो थी ना, बहुत बड़े जैसे कोई जानवर का हो, जैसे जानवर ज़ोर से चिल्लाया हो। और वो आवाज़ इतनी भारी थी कि नवीन के पसीने छूट चुके थे। वो आवाज़ सुरंग से बाहर अब मैडम जेसिका के भी कान में पड़ी, और वो लोग भी उस आवाज़ को सुन करके डर चुके थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दोनों दौड़ के आ चुकी थी आशीष के पास में। अब तीनों आपस में सलाह मशवरा कर रही थी कि आशीष, ये आवाज़ इतना भारी किस चीज़ का हो सकता है। आशीष भी सर हिला रहे थे कि नहीं मालूम मैडम, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। ज़रूर इसके अंदर में कोई जानवर तो नहीं होगा, लेकिन ये जानवर की आवाज़ जैसी नहीं लग रही थी। मैडम बता रही थी कि ये ज़रूर किसी शक्ति की आवाज़ है, कोई प्रेत का है। क्या आमना सामना हो चुका है क्या नवीन का और उस प्रेत का? मैडम जी अब सोच में पड़ गई थी। अब उनके पास में कोई रास्ता तो नहीं था इंतज़ार के अलावा। अब फिर आशीष को कहने लगी कि आशीष, तुम थोड़ा ध्यान रखो, जैसे ही नवीन की आवाज़ सुनाई पड़े ना तो मुझे बता देना। अब फिर वो दोनों लोग आग के पास जाके बैठ चुके थे। आग लगातार जलती जा रही थी, सूखी लकड़ियाँ अब उसमें मैडम जी डालती जा रही थी कि आग बुझे नहीं। और उधर आशीष अपने काम में बिल्कुल लगे हुए थे। वो सुरंग में कान लगाए हुए थे,
कि कोई भी आवाज़ नबीन की सुनाई पड़े तो मैडम जी को खबर करे कि हाँ, आवाज़ नबीन की आ चुकी है। लेकिन आवाज़ अभी तक नहीं आ रही थी। एक बार भारी आवाज़ ना जाने किसकी थी, वो मैडम जी तो समझ चुकी थी कि जो हो ना हो इस सुरंग के अंदर में वो प्रेत शक्ति है और कहीं नबीन के आमना सामना हो चुका है और हो सकता है कुछ देर में नबीन आता ही हो। अगर वो शक्ति से जीत जाता है तो ज़रूर बाहर निकलेगा, अगर हार गया तो कभी भी उस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन मैडम जी का विश्वास था, वो जानती थी कि नबीन जो है ना अब मेरे से भी बेहतर तांत्रिक है, इस चीज़ में बहुत आगे है, वो विजय जरूर प्राप्त करेगा। वो जो भी शक्ति प्रेत शक्ति है अंदर उस सामान की रखवाली कर रही है, वो जरूर उसको हरा करके और वो सामान लेकर के लौटेगा। आखिरकार अब उनके पास में और क्या हो सकता है। इंतज़ार 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 ख़त्म नहीं हो रही थी। आशीष बार बार कान लगाए हुए थे कि जरा भी कोई आहट हो तब हम देखें, पहचानें कि कहीं नबीन की तो नहीं है। लेकिन उनका अंदाज़ा बिल्कुल गलत होता था, वो आहट कहीं बाहर से आई होती थी। अब इंतज़ार करते करते काफ़ी देर बीत चुका था, 5 घंटे हो चुके थे और कभी कभी अब लगता था आशीष को कि नबीन अब बाहर निकल नहीं पाएगा, ज़रूर उसके साथ में कोई हादसा हो गया। हाँ, तभी अंदर से एक रोशनी सी अब दिखने लगी थी, पैरों की आवाज़ आने लगी थी। जैसे ही ये संकेत मिला अब आशीष चिल्ला करके मैडम जी को बता दिए कि लग रहा है कि नबीन अब आ रहे हैं, हमें प्रकाश भी दिख रहा है टॉर्च का और चलने की आवाज़ भी आ रही है, आप आ जाइए। अब वही हुआ, कुछ ही देर में अब नबीन का चेहरा नजर आया, टॉर्च की रोशनी जलाते हुए, और वो सुरंग से बाहर निकल रहे थे, पूरा कीचड़ में सने हुए, सर से लेकर के पैर तक कीचड़ लगा हुआ, लेकिन एक बोरी को घसीट कर लेके आ रहे थे। लग रहा था कि बोरी में वजन ज़्यादा है। आज जब वो बाहर निकले ना तो एकदम लंबी लंबी सांस ले रहे थे, जैसे अंदर ऑक्सीजन की कमी थी और एक तरह से ज़मीन पर गिर चुके थे। आशीष और मैडम मिल करके उनको सही सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर आग जल रही थी, और उनको लिटाया गया। अब मैडम पूछ रही थी नबीन से, तुम ठीक हो नबीन? नबीन तुम ठीक हो ना? नबीन बस सर हिला रहे थे कि हाँ ठीक हूँ, बोल नहीं रहे थे। मैडम समझ गई थी कि अब क्या करना है। पानी का बोतल तैयार था, पानी पहले नबीन को हल्का हल्का दिया गया कि नबीन धीरे धीरे पानी पियो और लंबी लंबी सांस लो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, अपने आप को अब बिल्कुल स्वस्थ ही समझो। हाँ, इसके बाद जो नबीन थे ना, अब लंबी लंबी सांस जो ले रहे थे धीरे धीरे लेने लगे थे। पानी से भी उनको फ़ायदा हुआ था, लेकिन शरीर जो था ना, पूरा कपड़ा लत्ता जूते से लेकर के पैर तक सब कीचड़ में लथड़ पथड़ हुए पड़े थे, एक नज़र में पहचानना भी मुश्किल हो रहा था उनको। तब मैडम कहने लगी कि ये बोरी में क्या है जो बोरी तुम लेके आए हो? अब जो नबीन थे ना, अब पहली बार बोले कि मैडम जी इसी में तो सब कुछ आपका है, ये आपका है, अमानत, आप इसे संभालिए। मैडम जी के चेहरे पर अब जो भाव था ना अलग ही था, चेहरा एकाएक चमकने लगा था, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दौड़ गई थी और कहने लगी, वाकई नबीन ये मेरा सब कुछ सामान है जो चोरी हुआ था? नबीन कहने लगे कि जी मैडम, आप देखिए इसमें आपका पूरा सामान है कि नहीं है, लेकिन मैं जो जानता हूँ, मैं उस जगह पर देखा हूँ, बस एक ही ये बोरी पड़ी हुई थी और मैं थोड़ा सा खोल के देखा, तब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि जो कुछ होगा इसी के अंदर में होगा। इसमें आपके बहुमूल्य खजाने भी हैं, सोना चांदी भी है, और इसमें आपके वो शक्ति भी हैं जो आप खो चुकी थी। मैडम के चेहरे पर प्रसन्नता अब दिखाई दे रही थी और आखिरकार उन्होंने उस बोरी को खोला जो बंधी हुई थी, और जैसे ही बोरी खोल कर देखी ना, आंखों में चमक आ चुकी थी और कहने लगे कि नबीन तुम्हारा उपकार मैं भूल नहीं पाऊंगी।
मैं तुम्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन नबीन बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे। तब मैडम कहने लगी कि नबीन, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? तब नबीन कहने लगी, जी मैडम, ये खजाना इतना आसानी से थोड़ी मिलने वाला था। मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। और आपने वो आवाज़ भी सुनी होगी, वो भयानक आवाज़ उस प्रेत आत्मा का था। मैं उससे अपनी शक्ति से लड़ रहा था। अगर मेरे पास में शक्ति नहीं होती ना, तो मैं उसको जीत नहीं पाता, वो मुझे मार देता। कई बार उसने मुझे हराने का कोशिश किया था। मैं हारा समझ भी लिया था, लेकिन मेरी जो शक्ति है ना, वो बहुत शक्तिशाली निकली और उन्होंने मुझे हारा हुआ युद्ध जिता दिया था। आखिरकार मैं उसको इस जगह से भगा दिया हूँ। तब मैं ये बोरी घसीट के लाया हूँ। मैडम जी, अंदर तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है, पूरा सुरंग में। देखिए मेरा क्या हालत हुआ पड़ा। मैडम जी समझ गई थी। कहने लगी कि अब क्या करें आशीष, बताओ तुम। आशीष कहने लगे, मैडम जी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जिधर से हम आए थे अब हम वापस चलते हैं। लेकिन नबीन कहने लगे, नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, जहाँ पर हैं हम अब रात यहीं पर गुजारेंगे। जब सुबह हो जाएगी तब हम इस जगह से निकलेंगे। अभी हमें अंदर जाना, अब जंगल से बाहर निकलना ठीक नहीं है। अब अंदर में हिंसक जानवर भी होंगे और कभी भी चलते हुए हम पर हमला कर सकते हैं। अब बात आशीष को समझ में आ गई थी। लेकिन अब आशीष खुश थे, जेसिका खुश थी, मैडम जी खुश थी और साथ में नबीन भी खुश थे कि चलो मैडम का पूरी सामान मैं रिकवर कर लिया, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। मैडम कहने लगी कि आशीष, अब ये सारा सामान अपने पास समेटो, अब ये जिम्मेवारी आपकी है। अब फिर नबीन कुछ आग के पास जो बैठे हुए थे, अब धीरे धीरे मैडम उनके कान में कहने लगे कि ये सामान तो वापस आ गया, लेकिन ये चोरी करने वाले का नाम तूने बताया था ना कि बताऊंगा काम होने के बाद में, कौन हो सकता है? तब नबीन मैडम जी की तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैडम यहाँ पर नहीं, जब हम सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएंगे ना, तब मैं उस शख्स का नाम ज़रूर बताऊंगा। ये जगह, उसका नाम लेकर के मैं आपको और अपने साथियों को अब दोबारा कष्ट में देखना नहीं चाहता हूँ। वो बहुत ही खतरनाक है और हमें यहाँ पर जब तक हैं सुरक्षित नहीं है। जब सुबह हो जाएगी, जब हम इस जगह से निकल जाएंगे, अब अपना होटल में पहुँच जाएंगे, तब अपने आप को हम सुरक्षित मानेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा मैडम, नहीं तो और भी हमारे ऊपर विपत्ति आ सकती है। वो भी कम शक्तिशाली इंसान नहीं है, वो भी बहुत शक्तिशाली है और उसको आप अच्छी तरह से जानती हैं। आप फिर दोबारा से सोच में पड़ गई थी मैडम कि ये नबीन जो कह रहे हैं कि इसका नाम बताना चाहते हैं, उनके नज़र में तो ऐसे बहुत से साधु संत थे, तांत्रिक थे, अघोरी थे, क्या कोई उनके साथ में धोखा किया है क्या? अब उनके दिमाग में तरह तरह की आकृति घूमने लगी कि ये बाबा तो नहीं थे, ये अघोरी बाबा तो नहीं थे, ऐसा ही कल्पना करने लगी थी। लेकिन फिर सोचती कि नहीं, ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, ज़रूर कोई ऐसा कोई शक्ति होगा जो ये सब काम किया है। अब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किया है, सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया था। लेकिन चलो, अब मेरी शक्ति वापस मिल गई है। अब मुझे दोबारा से जब अपने घर पहुंच जाऊंगी, तब मुझे इन शक्तियों को साधना करना पड़ेगा और फिर अपने पास मैं ले के आ सकती हूँ। अभी ये शक्ति किसी काम की नहीं है। आखिरकार सुबह इंतज़ार करने के बाद जब उनकी घड़ी ने सुबह डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वहाँ तो सूरज की रोशनी अंदर आती नहीं थी, जब सुबह का 6 बज गया, तब लोग, अब आशीष का काम था उस बोरी को अपने कंधे पर रख ले चलना। अब बाकी जो नबीन थे, जो कैंप सैंड टेम्प्रोरी सामान था, अब उसको लेकर के चल पड़े थे। अब इसमें वो वक्त निकला, दोपहर के बाद वो लोग निकल पाए थे उस जंगल से। कई बार तो रास्ता ही भटक गए थे। जब वो जंगल से बाहर सुरक्षित निकल गए ना, तब वो लोग का खुशी का ठिकाना नहीं था। अब होटल पहुँचे, नहाए धोए फ्रेश हुए, इसके बाद वो जो बोरी रखी हुई थी,
अब मैडम जी कहने लगी कि आशीष इसको पलटो, मैं सारा सामान देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और जब बोरी पलटा गया तो मैडम की सारी अंगूठियाँ, जो तांत्रिक की अंगूठियाँ थी, वो मालाएं, सब कुछ मिल चुका था। मैडम बहुत खुश थी कि चलो अब धन दौलत का कोई लालच तो नहीं है, लेकिन यही है मेरी शक्ति। लेकिन उसमें मैडम जी का धन दौलत भी था, सोना चांदी, जो कीमती सामान थे, रुपए पैसे उस थैले में, उस बोरी में भरे हुए थे। आज सब कुछ सुरक्षित आ चुका था। आज तब मैडम कहने लगी कि नवीन, अब ये चीज़ भूलना मत, मुझे अब घर पहुंच करके ज़रूर उसका नाम बताना है। अब मैं फिर उसको देखो कैसे बर्बाद करती हूँ। और नवीन कहने लगे कि मैडम इसमें आपका मैं साथ दूंगा, जिसने भी आपके साथ ये धोखा किया है ना, छल किया है ना, और मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपने तो मुझ पर शक किया था, आपने ही मुझे चोर समझ लिया था। और संभावना भी आपकी बिल्कुल सही थी, मैंने पार्टी दिया था, पार्टी में आप आई थी, और उधर आपके घर में चोरी हो जाना ये मामूली बात नहीं है। जो कोई था ना, वो आपको, मेरे को सब कुछ फंसा कर रख दिया था कि सीधा शक मेरे ऊपर जाए। नवीन कह रहे थे मैं भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये काम हम लोग जब पहुंच जाएंगे अपने घर तब हम करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज की कहानी। इसका अगला भाग अब फिर मैं लेके आऊँगा, उसको आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब वक्त है अब उन सज्जनों का नाम लेने के लिए जो इस हफ्ते में हमें कमेंट में अपना नाम पता बताए हैं। सोनू नागरा जालंधर पंजाब से, निरुपमा नायक उड़ीसा से, सरजू राय, प्रभास कुमार, शफीक शेख भावनगर गुजरात, संजय कुमार, अरुण कुमार तिवारी, अशोक बैसला अलीगढ़ यूपी से, बीना ठाकुर, बॉबी टेलीकॉम पारसा सारण बिहार से, भुजोंद्रो सिंह मणिपुर, गुरुप्रीत सिंह पंजाब, गोपाल पंत, वैभव देशकर महाराष्ट्र, दिनेश मिश्रा लखनऊ, लक्ष्मी जी अभी कहाँ से नहीं बता सकता हूँ, सुनील कुमार, मदन गोपाल जी, BL मीना राजस्थान से, और राज रानी, दीपमाला जोशी, US तिवारी लोहारी सिरसा प्रयागराज, सूरज चौहान धनबाद झारखंड, विजय सिंह प्रेम सिन्हा रांची झारखंड, कमलेश साहू प्रवीण जांगड़ा, और सुनील सरकार, मुन्ना चौहान राजवंत कौर, और अकील खान, नटवर भाई नाडियाड गुजरात से, भूपेंद्र सिंह सहारनपुर, नीलम नीरू, और अखिलेश नायक झारखंड, बाबूलाल चौहान राजस्थान, बिशंबर नाथ मिश्रा कानपुर, परशुराम देवासी राजस्थान, पप्पूराम देवासी राजस्थान, आमिर चंद मल्होत्रा जालंधर पंजाब, मदन जी इलाहाबाद, शांताराम लहांगी नासिक, MD शहबाज आलम कटिहार बिहार से, राजेश कुमार यूपी से, विनोद पांडे दिल्ली से, मीनू जी रांची से, राज पंजाब से, मुन्नी लाल धनबाद यूपी से, आशीष कुमार आसनसोल से, राज बाबू यादव मलेशिया से, और HD वर्मा आगरा से, अकील खान छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये भी चैनल आपका ही है, तो इसको भी आप अपना ही चैनल समझ करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई नाम छूट गया है तो अगली बार में उन सज्जन का मैं नाम ज़रूर लेके आऊँगा, और मैं पूरा वादा करता हूँ इस चीज़ का। आप जो मैडम जी की कहानी है ना, इसी कहानी में अब नाम आया करेगा। हर बार हर दिन तो नहीं आ सकता, इतने लोगों का नाम लेना आसान काम नहीं होता, और कहानी का मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं फिर आपको मैडम जी की कहानी
जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँगा और उसमें आप लोगों का नाम ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले दिन इसी चैनल पर इसी समय में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।